2024 यानी कि 25 में जो आपका एग्जाम हो रहा है उसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। हम चल रहे हैं रीट एग्जाम की तैयारी के साथ और तैयारी जीत के साथ। शिक्षण वीडियो का हैंड रिटन नोट चल रहा है जिसमें टीचिंग मेथड के अब तक अपन ने 4 सेशन ले चुके हैं। अब अपना ये 5वां सेशन चलने वाला है। मैं चंदा पटेल आपके साथ रीट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ बनी हुई हूँ। और बात करते हैं आज के सेशन की। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू विस्तृति एजुकेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि रीट एग्जाम की डेट भी आपके सामने क्लियर हो चुकी है और आपके लिए बिल्कुल कम समय बचा है। और रीट एग्जाम की तैयारी के साथ, जीत के साथ और शिक्षण वीडियो से संबंधित अपन सेशन चल रहा है अपना, और हैंड रिटन नोट्स के द्वारा अपन इस सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं चंदा पटेल आपके साथ राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा के साथ शुरुआत करती हुई इस सेशन की। और यहाँ से आपका निश्चित तौर पर 5 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। बात करते हैं अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है उसके बारे में। 2 सेकंड में अपन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने विधि पर बात की। विधि में भी अपन ने सूक्ष्म शिक्षण पर बात की है और सूक्ष्म शिक्षण के कौशल पर बात करने के बाद अपन ने जो कौशल होते हैं अपने सीखने के, जैसे कि सारे, सबसे पहले अपन ने देखा था प्रस्तावना, दूसरा प्रश्नोत्तर, तीसरा अपन ने देखा था खोजपूर्ण, चौथा देखा था अपन ने व्याख्या कौशल, 5वां प्रदर्शन कौशल देख लिया अपन ने, छठा अपन ने पुनर्बलन, और 7वां अपन ने देखा था श्यामपट्ट कौशल के बारे में। इससे क्या आइडिया रहेगा कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, आपको दिमाग में एक बार प्रिंट आपके दिमाग में हो जाएगा। तो अपन ने कौशल पे बात कर लिए। इसके बाद अपन ने एक चीज पर अपन ने और बात की थी, अधिगम के कौशल पर। किस पे बात की थी? अधिगम के कौशल पर बात की थी। और अधिगम के कौशल में अपन बात करें क्या क्या बात की है अपन ने, तो अपन ने चारों कौशल कौन कौन से होते हैं? LSR यानी कि सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशल को अपन ने डिटेल से देखा। इनकी जैसे पढ़ना, लिखना हो गया, पढ़ने की पठन कौशल की सारी वीडियो के बारे में अपन बात कर चुके हैं। साथ ही लेखन के प्रकार कितने होते हैं, पठन के कितने प्रकार होते हैं। जैसे लेखन में अपन ने बात की थी, प्रतिलेख की बात की थी, अनुलेख की बात की थी, श्रुति लेख की बात की थी। और पठन में अपन ने द्रुत वाचन हो गया, मौन वाचन हो गया, इन सब के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा कर ली थी। इसके बाद अपन ने एक सेशन में अपन ने बात की थी भाषा के बारे में। और भाषा में मैंने आपको सबसे पहले सभी महोदय, जैसे स्वीट महोदय हो गया, सीताराम, सुमित्रानंदन पंत, भोलेनाथ, केंज, प्लेटो, इन सब की परिभाषा जो महत्वपूर्ण आपके लिए रहती है, उन परिभाषाओं पर अपन बात कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। साथ ही अपन ने भाषा की प्रकृति के बारे में बात की थी। भाषा क्या है, अर्जित है, पैतृक नहीं है, ये सारी चीजें अपन कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद अपन ने इसके प्रकार की बात की थी। और प्रकार में अपन ने क्या देखा था? मातृभाषा का उपयोग देखा था, राजभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज किसे कहते हैं, ये सारी चीजें अपन बात कर चुके थे। साथ ही अपन ने देखे थे इसमें शिक्षण सूत्र देखे थे और इससे संबंधित अपन ने सिद्धांत देख लिए थे। यानी कि मोटे रूप में अपन ने ये मेन चीज जो अपने सामने आपके आ रही है, पार्ट ए में अपन ने विधि, कौशल बी, सी अधिगम के कौशल, ये डी। तो आज का जो हमारा सेशन है वह ई यानी कि पार्ट 5वां अपन देखेंगे। और आज भी क्या देखेंगे उसको छोटे से रूप में अपन अभी आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, एक डिक्शनरी के रूप में या फिर एक इंडेक्स के रूप में। तो आज अपन जो देखेंगे भाषा के रूप देखेंगे। और भाषा के रूप में आपको ध्यान में रखना है, अपन इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें, तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे पद्य के बारे में, फिर बात करेंगे अपन गद्य के बारे में, और तीसरा बात करेंगे अपन व्याकरण के बारे में। और पद्य, गद्य और व्याकरण, इनमें भी अपन क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले इनकी अपन परिभाषाएं देख लेंगे तीनों की, पद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं। उसके बाद अपन इसमें देखेंगे इनके उद्देश्य क्या है, इनको पढ़ने के उद्देश्य क्या है, इनमें कौन कौन सी विधियां यूज की जाती है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है, गद्य शिक्षण से संबंधित निम्नलिखित विधि कौन सी नहीं है। इसके बाद अपन बात करेंगे प्रकार की, इनके महत्व की, और इसके अलावा भी अपन और जो विधाएं हैं उनकी चर्चा अपन आज के इस सेशन में करेंगे। साथ ही अगर समय नहीं बचा अपने पास, तो आज ही अपन नवीन शिक्षण विधियों के भी चर्चा इसी सेशन में अपन कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में अपन नवीन शिक्षण विधियां, जैसे कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि होगी, टोटल 14 प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं वो अपन नवीन शिक्षण विधि में कंप्लीट करेंगे। तो आपको अभी तक ये चीजें अपन ने कंप्लीट कर ली है, तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि हिंदी शिक्षण विधियों के अपने 3 यूनिट है, 4, 5 और 6।
इनमें से एक भी पॉइंट आपके रहेगा नहीं, एक भी सेशन आपके रहेगा नहीं। ये कंप्लीट होने के बाद अपन क्या करेंगे, ओल्ड पेपर के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं इससे संबंधित आए हुए वो सारे कंप्लीट कर लेंगे, जिससे इसमें कुछ भी अगर बच जाता है, यानी कि कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता है कि मैंने एक कोई चीज पढ़ा दी है उसके अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं रीड के संबंधित, अगर मैंने इतना पढ़ाया है तो इसके बाहर इतनी चीजें भी है, तो अपन उनको कवर करने की कोशिश कहाँ करेंगे, जैसे PYQ लगाएंगे और MCQ लगाएंगे टॉपिक वाइज, तो उसमें अपन उनको साथ साथ इंक्लूड करते रहेंगे। यदि आपको ये नोट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं तो आप एक बार सबसे पहले लिंक में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक बार क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस शानदार सेशन की, जो कि हैंड रिटन नोट्स के द्वारा बनाया है और सुनिए, देख लीजिए। अपन ने भाषा कौशल का विकास यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। भाषा कौशल का विकास पढ़ लिया, जिसमें अपन ने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षण की विधि, भाषा शिक्षण के उपयोग और भाषा दक्षता का विकास, ये आगे पढ़ेंगे अपन ने कुल मिला के भाषा वर्ड को अपन ने पढ़ लिया है, भाषा क्या होती है इसके बारे में अपन ने समझ लिया है, और भाषा शिक्षण की विधि अपन आज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें गद्य पद्य ये सारी चीजें भाषा शिक्षण के उपागम में अपने कंप्लीट हो जाएगा, ताकि यह जो येलो कर रखा है वो सेशन आपके आज कंप्लीट हो जाएगा। अब रहेगा क्या अपने पास, भाषा दक्षता का विकास बचा रहेगा, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां रहेगी, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, ये सारी चीजें बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन, इसमें क्या हो जाएगा, नवीन शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं वो इसमें अपने इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो लगभग 50, इन तीनों यूनिट में से 50% का कोर्स अपने आज तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो बचा है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के अब अपन शुरुआत करते हैं। भाषा शिक्षण के रूप, आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है भाषा शिक्षण के रूप कितने होते हैं। तो भाषा शिक्षण के मुख्य रूप से अपने रीड लेवल के अगर तौर पे अपन देखें तो मुख्य रूप से 3 रूप को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पद्य, दूसरा गद्य और तीसरा व्याकरण। जो रचना है वह गद्य का ही क्या है, एक पार्ट है। तो रचना ये क्या है, गद्य का ही एक पार्ट माना जाता है। लेकिन आपके समझने के लिए अपन को मोटे रूप से देखना है, आपको पद्य पढ़ना है, गद्य पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, रचना पढ़नी है। इनकी सारे की परिभाषाएं देखनी है, इनके उद्देश्य देखना है, इनमें विधियां कौन कौन सी उपयोग में लाती है वो देखना है, इनके प्रकार देखने, इनके महत्व देखने। फिर एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाएगा, यदि आप डिटेल से पूरी चीजें आप कंप्लीट कर लोगे तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम बाद में आप क्वेश्चंस लगाओगे, आप शुरुआत में ही डायरेक्टली MCQ लगाने लग जाओगे तो उसमें क्या होगा, आधा अधूरा हो जाएगा। लेकिन आप एक बार किसी कॉन्सेप्ट को पढ़कर फिर आप क्वेश्चंस लगाते हो तो फिर आइडिया लगता है कि हमने जो पढ़ा उसमें क्या कमी रह गई है, तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत अपने पद्य की बात कर रहे थे अपन, और पद्य में अपन क्या होती है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होती है। देखो, छंदोबद्ध रचना होती है। एक पद्य क्या है, पद्य आपने पढ़ी होगी, कविता पढ़ी है आपने, जैसे छंदबद्ध से रचना यानी छंद से युक्त वाली रचना क्या कहलाती है, अपनी पद्य कहलाती है। इसमें क्या होता है, भाव प्रधान रचना होती है। एक लाइन इतनी सी छोटी होती है लेकिन इसमें क्या होता है, भाव अधिक होता है, तो ये क्या होती है, भाव प्रधान रचना होती है, हृदय से होती है। कोई भी कविता, जैसे कविता वाचन हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारे सीधे अपने हृदय पक्ष से जुड़ी हुई होती है। इसमें किसी न किसी पद्य में लय, ताल, यति, गति का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पद्य का जो मेन मोटिव है वह क्या है, रसानुभूति होना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पद्य शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य माना जाता है वह क्या माना जाता है, रस की अनुभूति होना है। यहाँ पर आपको पद्य समझ में आ गया। प्रारंभ में अपन 0 से शुरुआत कर रहे हैं कि हम मुझे ये मान के चल रहे हैं कि आपको पद्य भी बिल्कुल क्या होता है ये पता नहीं, तो अपन शुरुआत शुरू की है। और अब पद्य की जो परिभाषा है वो मुख्य रूप से वैसे आपके लेवल पर पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कभी अगर एग्जामिनर घुमाना चाहे तो अपन मेन जो हिंदी के अपने साहित्यकार हुए हैं उनकी परिभाषा अपन देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने क्या कहा, वाक्यम रसात्मक काव्यम। वाक्य क्या है, रस से युक्त हुए अपना काव्य, यानी रसपूर्ण वाक्य ही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। जैसे पद्य के दो या काव्य के दो क्या है, अपन इसको एक ही रूप में अपन समझने का प्रयास करेंगे। बात करें आचार्य जगन्नाथ की, इन्होंने क्या, रमणीयार्थ प्रतिपादम शब्द काव्यम, यानी कि सुंदर अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, अपने काव्य कहलाएंगे। आचार्य भामा, ये शिक्षण विधि इससे संबंधित, ये आपके सबसे एज इट इज यूं का यूं यूनिट आपके, यदि आपने लैंग्वेज संस्कृत ली है तो वहां पर भी आपकी ये शिक्षण विद्या यानी कि 15 क्वेश्चन तो आपको हिंदी में दिला देगी, 15 क्वेश्चन आपको संस्कृत में दिला देगी, और 5, 5, 5 तीनों सब्जेक्ट में जो उपलब्धि वाला हो गया शिक्षण विद्या होगा, यानी कि 15, 30, 30, 35, 40 और 45, यानी कि यहाँ से आपके कुल रीट एग्जाम अगर आप
45 क्वेश्चंस बहुत मायने रखता है शिक्षण विद्या आपके लिए। तो शिक्षण विद्या को एकदम लाइटली नहीं लेना है, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी लगाना है, इससे संबंधित नोट्स भी तैयार करने हैं, इससे संबंधित आपको तैयारी भी करनी है। आचार्य भामा क्या कहते हैं, शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थपूर्ण शब्द ही क्या है, काव्य। यानी किसी भी चीज का शब्द का अर्थ है तो उससे पूर्ण है तो वह क्या है, काव्य, इन्होंने कहा। और H.W. ऑर्डन ने क्या कहा, शब्दों से खेलना ही कविता है। सबसे अच्छी ऑर्डन, यानी कि आपको याद भी रह जाएगी, शब्दों से खेलना ही क्या है, कविता है। हमारी हिंदी की सबसे शानदार चीज यही है कि शब्दों का ही पूरा खेल है। तो पद्य के बारे में अपन ने यहाँ पर देख लिया, इनकी परिभाषा अपन ने देख ली है। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के सबसे विशेषज्ञ माने जाते हैं, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था रसा दशा अवस्था कहलाती है, हृदय की मुक्तावस्था वाणी का विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, यदि एग्जामिनर घुमाना चाहेगा तो इससे संबंधित परिभाषा आपसे निश्चित तौर पर पूछेगा। मैंने आपको बताया था पद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रसानुभूति। मुख्य उद्देश्य पूछ ले, पद्य शिक्षण से डायरेक्टली प्रश्न बना हुआ है, पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रसानुभूति ही क्या है, मुख्य उद्देश्य है। फिर बात करें सेकंड, सौंदर्य अनुभूति होनी चाहिए, शिव सत्यम शिव सुंदरम की भावना पैदा करना, कल्पना शक्ति का विकास करना। डायरेक्टली प्रश्न आया था, कल्पना शक्ति विकास करने के लिए हिंदी शिक्षण में किस विधा का प्रयोग किया जाता है, किस रूप का प्रयोग किया जाता है, पद्य गद्य व्याकरण रचना। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कल्पना शक्ति का विकास किस में होगा, आपका पद्य शिक्षण में होगा। किस में होगा, पद्य शिक्षण में। पूर्ण मनोयोग के साथ कविता सुनने योग्य बनाना, कविता के प्रति रुचि व प्रेम उत्पन्न करना, कविता सर्जन की शक्ति यानी सृजन शक्ति भी इसमें डेवलप होगी, कविता के विभिन्न शैलियों से परिचय करवाना, छंद अलंकार आदि रसों का ज्ञान देना है। छात्रों में देश की संस्कृति धर्म दर्शन आदि की जानकारी भी देना पद्य शिक्षण का। यहाँ पर अपन ने पद्य शिक्षण के जो उद्देश्य मोटे रूप से आपको कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये फ्री में नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगी। तो आपकी इसकी प्रिंट निकाल लेना, लगभग 93 पेज है और ये पेज आपके लिए इसमें आप क्या करोगे, इनके साथ साथ अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें ये चीज ऐड करनी है तो वहां पर आप आराम से पेन से, इतनी जगह तो है कि वहां पर आप पेन से आप ऐड कर सकते हैं। केवल आपकी फोटोकॉपी के 93 × 3 यानी 300 रुपए में आपके बेहतरीन आपके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका रीट प्री हो, मेंस हो या कुछ भी हो, जहां पर शिक्षण विधियों से संबंधित है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए काम आ जाएगी। पद्य शिक्षण की विधियों की बात करें तो पद्य शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विधि यानी कि पहली विधि कौन सी मानी जाती है, अपनी गीत विधि। गीत विधि में आखिर होता क्या है, अध्यापक बालकों को छोटे छोटे बाल गीतों के माध्यम से कविता शिक्षण करवाता है। आपको कोई भी दोहे पद्य का जो शिक्षण करवाया जाता है वह किसके माध्यम से कराया जाता है, गीत विधि के माध्यम से। किस विधि के माध्यम से, आपको ध्यान में रखना है, पद्य, आप एक पेज पे गद्य और व्याकरण, इनसे संबंधित एक एक विधियों को आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। गीत विधि किसमें है, इसमें। इस प्रकार ये सारी विधियां आपके चार्ट के रूप में आप अपने पास संकलित करके रखें। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी। गीत विधि प्राथमिक स्तर यानी कि L1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी मानी जाएगी, गीत विधि। यदि आपको कोई कविता करानी है हिंदी का, अगर अपन कोई भी बुक खोलते हैं, पाठ्य पुस्तक खोलते हैं, तो सबसे जो पहला पेज होता है वो प्रार्थना, और वह क्या होता है, एक पद्य यानी कि कविता के रूप में अपने सामने प्रस्तुत करवाया जाता है। कठिन शब्दों का अर्थ नहीं बताया जाता। गीत विधि में कोई यहाँ पर पहली दूसरी के बच्चों को आप ऐसे अर्थ बताने नहीं बैठोगे, वहां पर केवल उनको गाकर शिक्षण करवाया जाता है। उनके रसानुभूति या सौंदर्य अनुभूति के लिए गीत विधि का उपयोग किया जाता है, वहां पर आप कठिन शब्दों का उपयोग नहीं करते। दूसरी अपने पद्य में है अभिनय विधि। कौन सी विधि, अभिनय विधि। इसमें अध्यापक बाल गीतों के साथ साथ अभिनय करके शिक्षण करवाता है। यानी कोई भी, जैसे अपन ने कोई भी एक जैसे ट्विंकल ट्विंकल हो गया, उनको एक्शन के साथ अगर कोई अध्यापक उसको करवा रहा है तो वह क्या कहलाएगा, अभिनय विधि कहलाती है। प्राथमिक स्तर पे इस प्रकार की विधियों का उपयोग बेहतरीन रहता है। अब यहाँ पर बात आती है, एक प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर या खंडान्वय। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है, खंडान्वय विधि में निम्नलिखित में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो खंडान्वय विधि है, सबसे पहले तो आपको ध्यान दिमाग में फिट कर लो, ये पद्य शिक्षण की विधि है। इसको एक और नाम क्या कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, सुकरात माने जाते हैं। खंड प्लस अव्यय किससे मिला हुआ है, खंड प्लस अव्यय। इसमें क्या होता है, उस खंड यानी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछकर उसको क्या किया जाता है, कविताओं छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके उसका शिक्षण कार्य करवाया जाता है। यह शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी।
जो खंडान्वय विधि निम्न, ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, अनुपयोगी। तो आपको ध्यान में रखना है जो प्रश्नोत्तर विधि है खंडान्वय विधि, वह उच्च प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है। कविता की संपूर्ण विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो जाता है, पर कविता के मूल उद्देश्य, भाव या सौंदर्य पक्ष का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का एक मुख्य दोष क्या है, जो मैंने यहाँ पर ग्रीन पेन से यहाँ पर अवेलेबल करवाया, देख लीजिए आप। अब बात करें चौथी विधि कौन सी अपने पद्य शिक्षण की, अर्थबोध विधि। अर्थबोध विधि ये सबसे अच्छी मानी जाती है पद्य शिक्षण में, क्योंकि इसमें आपको उस कविता का अर्थबोध साथ में करवाया जाता है। इस विधि में अध्यापक कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए उसका अध्ययन करवाया जाता है। लेकिन अर्थबोध विधि में एक कमी क्या होती है, इसमें रसानुभूति नहीं होती, आप अर्थ बताने में ही रह जाते। जैसे अभी मैं आपको पद्य पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो इसमें आपसे रस नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इसमें समझते हुए किसी चीज को सीख रहे हो। पद्य शिक्षण की सबसे नीरस विधि जो मानी जाती है वह अर्थबोध विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें पद्य को गद्य की भांति पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पे आती है व्याख्या विधि। कौन सी विधि, व्याख्या विधि। कविता का विस्तार से अध्ययन करवाया जाता है। इसके 3 चरण है, प्रसंग, व्याख्या, विशेष। आपको ध्यान में हो, आपको यदि बोर्ड एग्जाम देते थे अपन, उसमें इस तरह कोई एक पद्य दे दिया जाता था और इसमें लिखा जाता था सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वो व्याख्या विधि थी, जिसमें अपन सबसे पहले प्रसंग लिखते थे, फिर उसकी व्याख्या लिखते थे और उससे संबंधित विशेष, यानी कि उसमें व्याकरण से संबंधित कोई भी चीज आई है तो वो उसमें ऐड कर दी जाती थी। प्रसंग में उस कहाँ से ली गई है, उस कविता का परिचय, कवित्री का परिचय, वो सारी लिखी जाती थी। और व्याख्या में उस पद्य से संबंधित जो भाव था उसको प्रकट किया जाता था। तो यहाँ पर इस व्याख्या विधि के उपभेद कौन से हैं, व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि। इन तीनों को भी अपन अभी देखेंगे साथ साथ। तो आपको ध्यान में रखना है व्याख्या विधि के उपभेद, व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि, ये भी है। प्रसंग में मैंने बता ही दिया आपको, कवि और कवित्री का परिचय दिया जाता है। व्याख्या में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कठिन जो शब्द होंगे उनका क्या करेंगे, निवारण करेंगे। प्रवचन द्वारा कर सकते हैं। उद्बोधन, प्रवचन में क्या हो जाएगा, शब्द का अर्थ विलोम, पर्यायवाची, समार्थी शब्दों द्वारा बताया जाता है। और उद्बोधन क्या हो जाएगा अपना, इसमें शब्द का अर्थ सीधे न बताकर उसके साथ उदाहरण, दृष्टांत, वाक्यांश प्रस्तुत करके बताया जाता है। जबकि अपन देखें व्याकरण सम्मत में क्या होता है, इसमें द्वारा शब्द का अर्थ, संधि, उस शब्द में कोई चीजें, समास है, प्रत्यय है, वो सारी चीजें उसको डिटेल से बता दी जाती है। तो व्याख्या विधि की 3 उपभेद है, उनको भी अपन आगे देखते हैं। तीनों उपभेद में व्याख्या में अंतःकथा का भी वर्णन किया जाता है। यदि अपन व्याख्या कर रहे हैं, बीच में कोई भी स्टोरी आ गई, उसकी भी क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। इसमें छंद, अलंकार, गुण, रस, दोष, रीति आदि द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। और अंतिम में विशेष जो अपन प्रस्तुत करते हैं, इसमें प्रस्तुत कविता का क्या भाव है, इस पद्य में कौन से छंद, अलंकार का जो प्रयोग हुआ है, उसको अपन डिटेल से लिखते हैं या फिर बताते हैं। अब व्याख्या विधि के 3 उपभेद माने जाते हैं। व्यास विधि, व्यास विधि के जो मेन प्रवर्तक माने जाते हैं वो महर्षि वेद व्यास माने जाते हैं। यह विधि क्या है, व्याख्या विधि का ही क्या है, एक भाग है, या फिर उसे अपन उपभेद कर सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक पद्य को पूर्ण विस्तार के साथ अध्ययन करवाता है। अध्ययन को बीच बीच में छात्रों को उदाहरण, दृष्टांत, नीति संबंधी बताने का प्रयास करता है। छात्रों को इस दशा में रसानुभूति होती है। जबकि डायरेक्टली अपन व्याख्या विधि देखें तो उसमें क्या हो रही है, इतनी रसानुभूति नहीं हो रही, लेकिन व्यास विधि में बीच बीच में उदाहरण, दृष्टांत प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो रस की अनुभूति इसमें हो रही है। यह विधि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती, परंतु इस विधि में समय अधिक लगता है, जिसके कारण विद्यालय स्तर पर उपयुक्त नहीं मानी जाती। यानी कि एक एक चीज अगर अपन व्यास विधि के द्वारा करेंगे तो सिलेबस होना नहीं हो पाएगा। और दूसरा अपन ने उपभेद देखा था व्याख्या विधि का, तुलना। क्या देखा था, तुलना। इसमें क्या होती है, तुलना विधि व्याख्या विधि का ही एक रूप है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों को समभाव वाली रचनाओं के साथ तुलना करके अध्ययन करवाता है। तुलना 3 प्रकार से की जाती है, कवि की अन्य रचना के साथ तुलना, अन्य कवि की रचना के साथ तुलना और अन्य भाषा के कवि की रचना के साथ तुलना। यानी आपस में तुलना करते हुए किसी चीज को शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि द्वारा छात्रों में रसानुभूति होती है। और यह विधि भी किसके लिए उपयोगी, अपने माध्यमिक स्तर व उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में अध्ययन करवाने के लिए अध्यापक को स्वाध्यायी और पारंगत होना आवश्यक है। बात करें व्याख्या विधि का तीसरा रूप जो अपन बात कर रहे हैं, समीक्षा विधि। समीक्षा विधि क्या है,
जिसमें क्या होगा, अपन उस चीज के बारे में गुण, उसके दोष और स्वयं के जो विचार है, उन तीनों का जो मिला रूप होता है वह कहलाता है किसी चीज की समीक्षा करना। समीक्षा विधि एक व्याख्या विधि का ही क्या है, एक रूप है। इस विधि के अंतर्गत अध्यापक छात्रों के संदर्भ ग्रंथों की जानकारी देता है। छात्र स्वयं कठिन शब्द, अर्थ, छंद, अलंकार की जानकारी व विषय वस्तु की समीक्षा करता है, यानी बालक स्वयं करके देख रहा है समीक्षा विधि में। इस विधि में छात्र सक्रिय, अध्यापक निष्क्रिय। जहां पर छात्र सक्रिय वहां पर वो क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक होती है। तो ये ध्यान में रखना, मनोवैज्ञानिक विधि है ये समीक्षा विधि, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के लिए क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। पद्य शिक्षण के लिए जो प्राथमिक स्तर पर मेन मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, गीत विधि सबसे मुख्य। अब अपन बात करें पद्य शिक्षण की, अपन ने 8 विधियां देख ली है जो क्या होती है, उपयोगी होती है। और पद्य शिक्षण के प्रकार भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। पद्य शिक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक क्या होता है, अपन को कौशल पाठ करना, क्या होता है, कौशल पाठ करना, रस पाठ करना, बोध पाठ करना, या फिर उपयोजन पाठ। अब एक एक को अपन डिटेल से देखते हैं। कौशल पाठ क्या होता है, इसमें क्या होता है, कविता के स्वस्वर और भावों के भंगिमाओं के साथ कविता पाठ सिखाने के लिए यह पाठ उपयोगी, यानी कि कविता को किस प्रकार अपन बोल रहे हैं वह क्या लाती है अपना कौशल पाठ। यानी कि अपन ने कविता, कवित्री जैसे कुमार विश्वास, उनके जो कविता कहने का जो ढंग है वह क्या है, उनका कौशल है। उनकी सारी चीजों को अपन देखते हैं तो उसमें क्या होती है, उसमें प्रार्थना सभा, उत्सव, कवि गोष्ठियां, बाल सभा आदि में कविता पाठ करने का कौशल डेवलप करने के लिए किया जाता है। जो पद्य का जो मेन मोटिव है वो कौशल डेवलप करना है कि बच्चे उसमें रचना कर सके, उसके लय के साथ पढ़ सके, उस गति के साथ पढ़ सके, ये कहलाती है कौशल पाठ। अब बात करें नेक्स्ट रस पाठ की। रस में क्या हो जाएगा, ऐसी कविताएं में कठिन शब्दों का अधिक नहीं होता है, यानी कि उसमें बच्चों को रस आता है, किसी को पढ़ने में मजा आ रहा है उस चीज को पढ़ने में, तो वो कवि कहने का, यानी कि वह पद्य किस लिए कर बनाया जाता है कि रस आए, यानी कि छात्र सामान्य ढंग से ही रसानुभूति तक पहुंच जाए। रस पाठ, द्रुत पाठ शीघ्रता से पढ़ाए जाने वाले होते हैं। प्रबंध काव्य कविताओं में रस पाठ होता है, यानी कौशल में तो आपके क्या हो जाएगा, उसमें कठिन स्तर होगा, उसमें समझना पड़ेगा, बोलने की लय गति का ध्यान रखना होगा। लेकिन रस पाठ आपके रस के लिए बनाई जाती है। अब बात करें बोध पाठ, और बोध पाठ क्या होगा, बोध पाठ में आप किसी चीज को समझ रहे हो, यानी ऐसी रचनाएं जिसके शाब्दिक सामग्री कठिन होती है, जिसके कारण छात्र रसानुभूति तक नहीं पहुंच पाता है, बोध पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। जैसे कबीर, रहीम, इनके अर्थ यानी दोहे अपने जीवन में उतारने के लिए बताए जाते हैं। तुलसी, जैसे कि कबीर हो गया, मीरा हो गया, इनके सारे जो दोहे हैं वो अपने जीवन में बोध समझने के लिए वो पढ़ाए जाते हैं, तो वो कहलाता है बोध पाठ। अब उपयोजन पाठ क्या है, उपयोजन पाठ के अंतर्गत पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ उपयोजन पाठ कहलाता है, यानी कोई पहले रचना रची हुई है उसी का ही एक पाठ अपन उपयोजन पाठ कर करवाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पठन पद्य की जो विधियां देख ली है, विधियां अपन ने 8 विधियां देख ली है, और उसके साथ ही इसकी जो इनके 4 पाठ है, पद्य के जो प्रकार है, कौशल देख लिया अपन ने, फिर अपन ने इसमें रस, बोध और उपयोजन, ये 4 चीजें अपन ने अभी तक देख ली है।